हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल, जहां पर हम लोग केमिस्ट्री के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़े से समय में। बहुत लंबी वीडियोस नहीं, बहुत काम की वीडियोस। बच्चे लोग, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर है सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, जिसमें से हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी की बारी है। दूसरी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है, ना कि कौन सा सोल्यूट डिजॉल्व हो रखा है उससे कोई लेना देना नहीं, कितना डिजॉल्व हो रखा है उससे लेना देना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन समझ गए होगे, बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का, जो ट्रू सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम उसमें सोल्यूट डाल दें, नमक डाल दें, ग्लूकोज डाल दें, कोई भी सोल्यूट, चीनी डाल दें, कोई भी सोल्यूट डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 100 डिग्री ना होकर के उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना सोल्यूट डाला है। क्यों बढ़ जाता है उसको जानने के लिए पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, किसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सरल सी भाषा में अगर कहूं तो कह देंगे कि हाँ, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉयल होता है। लेकिन हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इतने से बात नहीं बनेगी। हमें एग्जैक्ट बताना है कि वो टेम्परेचर, समझना फिर से, वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, हम दोनों की बात कर रहे हैं, किसी भी सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आसान भाषा में समझते, देखो मैं बात बताती हूँ आपको, समझाएंगे और बहुत इजीली समझ में आने वाला है। से फॉर एग्जांपल ये कोई भी सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है, इसमें इसके पार्टिकल्स किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में भी होंगे, वोलेटाइल है तो, सॉल्यूशन सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो, और ये गैसियस फेज में भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ये कौन सा फेज है? ये गैसियस फेज है। और ये कौन सा फेज है? लिक्विड फेज है, राइट। ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में है। किसी भी टेम्परेचर पे देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गैसियस फॉर्म बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर की और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर समझेंगे। वेपर प्रेशर यानी कि वेपर का प्रेशर। कुछ चीजें बहुत सरल होती है, जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। वेपर प्रेशर यानी कि किसी भी लिक्विड पे, देखो अब ये वाली जितना वेपर फेज है, इससे इस पे कुछ प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका वेपर्स की वजह से होने वाला प्रेशर, वेपर्स ज्यादा होंगी तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा हो जाएगा, राइट। वेपर्स कम होंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। हमें करना है ये वेपर प्रेशर किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm। तो 1 atm तक जाने के लिए क्या करना होगा? ये जितना ज्यादा वेपर में जाते जाएं, जितने ज्यादा वेपर्स में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ते 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 एक लिमिट आ जाएगी जब उस वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वो टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब ये वेपर्स बढ़ेंगी कैसे? रूम टेम्परेचर पे तो ये फिक्स रहेंगी, अब इससे ज्यादा तो होंगी नहीं वेपर्स। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर हम राइज कर दें, इसमें हीट सप्लाई कर दें, हीट सप्लाई करेंगे तो लिक्विड से गैस की तरफ पार्टिकल्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। वेपर्स में पार्टिकल्स, वेपर पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर राइज करते करते उस टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए जब वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है ना, वेपर में जाता है, और उसका जो प्रेशर होता है कब जाकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है? जब टेम्परेचर हमने 100 डिग्री राइज कर दिया।
बच्चे लोग किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा राइज हम नहीं कर सकते। उसके बाद कितनी भी हीट सप्लाई कर लो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, इवापोरेट होता रहेगा लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे बात की है एलिवेशन कैसे बढ़ाएं। देखो याद करो हमने क्या कहा था, जब किसी भी लिक्विड में किसी भी ट्रू सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं, कौन सा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर फेज में नहीं जा रहा है। देखो इसी में हम यही इसी एक्सपेरिमेंट में करके देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नमक डाल दिया, नमक के पार्टिकल्स को मैं स्टार में बना लेती हूँ। चलो आपको मालूम है ना वेपर में पार्टिकल्स कहां से जाते हैं, सरफेस से या फिर बल्क से, सरफेस वाले पार्टिकल्स। यस, ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये जा रहे हैं वेपर में। क्यों, क्योंकि इनके पास जो फोर्स ऑफ, देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको बाकी मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से हैं, तो ये एस्केप करके नहीं जा सकता। लेकिन जो सरफेस वाला है ये वाला, इसको देखो सिर्फ यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऊपर की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये एस्केप करके जा सकता है। इसको कम फोर्स से खींचा हुआ है तो ये चला जाएगा ऊपर। सरफेस पे से मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाते हैं, बिल्कुल सही बात। अगर सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा वेपर में जाएंगे, कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम में जाएंगे। मालूम है ना इवापोरेशन सरफेस एरिया से डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, यही कारण है। अब कंटेनर तो यही है, जब तक इसमें हमने कोई सॉल्यूट नहीं डाला था तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स थे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। से फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स, तो इवापोरेट कितने हो रहे थे, 10। सॉल्यूट डाल दिया, सरफेस पे कंपटीशन हो गया, सॉल्यूट खुद तो इवापोरेट हो नहीं रहा है, नॉन वोलेटाइल है, और कंपटीशन दे रहा है किसको, सॉल्वेंट को। कह रहे तेरे को यहां नहीं आने दूंगा, यहां पर सरफेस में कंपटीशन क्रिएट कर दिया। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको इवापोरेट होना था वो कम हो गए। इसी सेम टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूट नहीं डाला होता तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होता। सॉल्यूट डाल दिया तो क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स जा पा रहे हैं तो कम वेपर प्रेशर हुआ। यानी कि अब हमारे को कहां तक पहुंचने के लिए, उस वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, तब तक पहुंचेगा नहीं। क्योंकि सेम टेम्परेचर पे मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर सॉल्वेंट होता तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता। अब सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट भी मिला हुआ है तो वेपर प्रेशर कम है, तो 20 डिग्री पे भी प्रेशर कम है। इसको बढ़ाना है, जाना वहीं पे है दोनों को, लेकिन अब इसको जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। ग्राफिकली दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो अगर हम एक ग्राफ बना लें और ग्राफ का ये वाला एक्सिस हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस प्रेशर को मान लेते हैं हम लोग 1 atm, ठीक है, 1 atm। मतलब कि प्रेशर बढ़ते बढ़ते जो भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो हम सॉल्वेंट का पहले बात कर लेते हैं। चलो प्योर सॉल्वेंट जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका से फॉर एग्जांपल प्रेशर इतना था, यहां से शुरू हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ओके यहाँ पहुंच गया। तो ये वाला टेम्परेचर कौन सा हुआ, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम इसको T0 भी बोल सकते हैं। 0 का मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉल्यूशन है मतलब उसमें हमने क्या डाला हुआ है, सोल्यूट डाला हुआ है। तो अब क्या होगा, सोल्यूट डालते ही सेम टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। वो रेस ही पीछे से लगा रहा है, उसका वेपर प्रेशर से फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, उसको भी वैसे राइज वैसे ही होगा, लेकिन उसका उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम था, तो ये राइज करेगा करते 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 पहुंचे तो जरूर, इसने भी यही पहुंचना है, लेकिन किस टेम्परेचर पे पहुंचा देखो, अब की बार टेम्परेचर ज्यादा है। इसको हम क्या बोलेंगे,
TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये क्या है, सॉल्यूशन। ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को, ग्राफिकली हमने देख लिया, समझ में भी आ गया। अब कुछ तो टेम्परेचर बढ़ा, एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, कितना हुआ उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0 भी, T2 माइनस T1, राइट। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0 बी। ये वाली बात समझ आ गई आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब एक किस पे डिपेंड कर रहा था, किस पे डिपेंड कर रहा था, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा ये डेल्टा टीबी उतना ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और सॉल्यूट का अमाउंट से मैटर कर रहा है, कौन सा सॉल्यूट है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंपटीशन सरफेस पे कितना मिल रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। तो डेल्टा टीबी जो है ना मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आगे बात समझ में, अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आने वाला है वो है इसका केबी, और ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपको डायरेक्टली टीबी डेल्टा टीबी निकालने के लिए दे दिया तो ये फॉर्मूला यूज करो, गिवन होंगे 100%। आपको मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन होगा, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन होगा, तो वो सब अगर मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है तो ये निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। आपको केबी की वैल्यू भी गिवन होगी। और अगर मास निकालना पड़ जाए, मोलर मास निकालने के लिए दे दें तो कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, करें। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, फिर हम इसको एक्सपैंड करके दिखाते हैं। बहुत इजीली समझ आने वाला है और बहुत मजेदार फॉर्मूला है। देखो, मोलैलिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग W1 ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट को 1 ले लेंगे, मास इज W, मल्टीप्लाइड बाय 1000, किसके लिए, केजी के लिए। बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ग्राम्स में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। और इसको अगर एक्सपेंड करें तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है, नंबर, यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सॉल्यूट को 1 रखेंगे, सॉरी सॉल्वेंट को 1 रखेंगे, सॉल्यूट को 2 रखेंगे, तो W2 अपॉन M2 पुट कर दें इसमें, वेरी नाइस। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 इंटू 1000, है ना, आ गया ना समझ में। अब इस मोलैलिटी की सारी चीजों को जो हमने तोड़ तोड़ करके सिंप्लीफाई किया है, इस वाले फॉर्मूला में अगर आपको ये कैलकुलेट करना है टीबी, तो ये मोलैलिटी आप अलग से कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पुट करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्मूला को एज इट इज ऐसे ला सकते हो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू, इसकी जगह क्या रखेंगे, W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। और अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, जो बहुत चांसेस हैं कि दिया जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है तो ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये इधर बचा क्या, कुछ नहीं, चलो तो M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। ये बताओ मुझे, इसको कैलकुलेट करने में क्या बहुत दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये बहुत ही आसान सा रिलेशनशिप है, इसमें आपको गारंटेड क्या गिवन होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन होगा ना, तो आपको हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हो, वहां से डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लो। हो सकता है आपको डायरेक्टली डेल्टा टीबी दे दिया, डेल्टा टीबी डाल दिया। ये आपको केबी जरूर गिवन होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन ना हो। W2 W1 100% गिवन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना गिवन हो। इन सारी वेरिएबल्स में से कोई एक चीज कैलकुलेट करनी होगी, जो मर्जी। मान लो आपको M2 भी दे दिया, W2 निकालना है, कितना सॉल्यूट डाले तो W2 यहाँ पे निकाल लेंगे। सब कुछ गिवन होगा, एक चीज नहीं गिवन होगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके, एक क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं,
ठीक है ना, आपको समझ में भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। नहीं समझ आए तो क्या करना है, कमेंट में लिख के भेजना है। जो चीज समझ में आ जाए वो तो लिखनी ही लिखनी है कि हाँ भाई समझ में आ गया और हमने क्वेश्चंस किए, सॉल्व हुए। बच्चे लोग, मैं आप लोगों का बहुत टाइम नहीं लूंगी, थोड़े से टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर किया। की क्या है, जीतने की क्या है, आपकी सेल्फ स्टडी। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। मेरे सॉल्व करने से आपको लगेगा कि आपको आ गया है, लेकिन जब तक आप अपने पेन से सॉल्व नहीं करोगे वो आंसर्स नहीं आएंगे। तो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आप कम से कम 10 या 15 न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करोगे। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना। चलो देखते हैं फिर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने लिख लिया है, देखना अभी के अभी सॉल्व होगा और क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आने वाली है चीज। हमें क्वेश्चन देखना है क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। लेट्स चेक इट आउट। तो ये क्या कह रहे हैं, व्हाट बी द मोलर मास। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है। ये पता हो चुका है, वेरी नाइस। M2 कंपाउंड का मोलर मास निकलना है जिसका गिवन मास दे दिया, यानी कि आपने को क्या दे दिया है, W2 गिवन है। यहाँ पे W2 गिवन है और ये कितना डिसॉल्व है किस चीज में, इतने ग्राम में। ये W1 हो गया। क्लोरोफॉर्म में कह रहे हो 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 6.21 ग्राम कोई कंपाउंड डिसॉल्व है। कोई कंपाउंड इज W2 और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट 24 ग्राम यानी कि W1। वेरी नाइस। और सॉल्यूशन है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये, दैट इज TB मिल गया आपने को। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज, तो ये क्या हो गया, T0B मिल गया। KB मैंने कहा था ना, KB तो गिवन होगा ही होगा। बहुत बढ़िया। करना क्या था, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। याद दिलाऊं फॉर्मूला, सबसे पहला काम है आप लोगों को गिवन लिखना। ठीक है, यहाँ पे गिवन लिखोगे। गिवन है आप लोगों को डेल्टा TB निकाल लेना है सबसे पहले। तो TB है और T0 भी है, तो TB माइनस T0 सबसे पहले मैं आपको डेल्टा TB निकाल देती हूँ। दैट इज TB माइनस T0B और दिस इज कितना, TB कितना गिवन है आपको, 68.04 डिग्री सेल्सियस माइनस 61.7 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 6.34, यस 6.34 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया अपना, सबसे पहला काम TB आ गया। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज अपने को क्या गिवन है, W2 गिवन है 6.21 ग्राम। W1 गिवन है 24 ग्राम। बचा क्या, KB भी गिवन है। KB गिवन है आपका 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोल। देखो ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में है, तो एज इट इज हम लोग ले लेंगे। फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, अपने को निकालना है M2 इज इक्वल टू KB इंटू अपने को W2 डिवाइडेड बाय, अभी करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, पहले ही कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा TB इंटू W1। ये जो फॉर्मूला था, है ना, सिंपल सा था। हम लोगों को इसको रिलेट करना है तो इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज, KB की वैल्यू कितनी है, 3.63। यूनिट्स बाद में देख लेंगे, नहीं लिख रहे अभी, भीड़ हो जाएगी। W2 इज इक्वल टू 6.21 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB कितना आ गया था, 6.34 इंटू W1 कितना था, 24। सॉल्व कर लो। अभी क्या अभी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आंसर बता देती हूँ, सॉल्व कर लो। 148.15 आने वाला है इसका मोलर मास। ठीक है, डन। कितना इजी था ना, मुश्किल लगा तुम्हारे को ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चीजें बिल्कुल सारी क्वेश्चन में गिवन होगी, फटाफट पुट करोगे। कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। 2 डेसिमल पॉइंट्स तक कैलकुलेट करो, क्लियर हो जाएगा। होपफुली ये चीज डन हो गई है। अब इस तरह के कम से कम 10-12 क्वेश्चन सबसे पहले NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं तैयार करती हूँ उसकी वीडियो, तब तक के लिए आप इसको परफेक्ट कर लो। 10 न्यूमेरिकल्स कम से कम सॉल्व करना। नहीं समझ आए तो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।